सर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या फॉन्ट, हैंड राइटिंग है। चलिए, टू शेड्यूल्स S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, टू शेड्यूल्स S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स इफ एंड ओनली इफ थ्री कंडीशंस होल्ड। ठीक है, तीन कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल देख लिया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं व्यूज रिलायबल शेड्यूल। तो व्यूज रिलायबल शेड्यूल के हम पहले व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स निकालते हैं। ठीक है, तो व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल के लिए हमने डेफिनेशन लिख ली कि टू शेड्यूल्स S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स इफ एंड ओनली इफ थ्री कंडीशंस होल्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि the transaction which reads the initial value of data item Q is the same transaction in schedule S2 which reads the initial value of Q। ठीक है, अब Q में क्या है, Q क्या है, Q डेटा आइटम है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें T1 ट्रांजेक्शन और T2 ट्रांजेक्शन है। डेटा आइटम कौन से हैं, A एंड B। A एंड B ये ट्रांजेक्शन है जो 50 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट A टू अकाउंट B, और ये जो है 100 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट A टू अकाउंट B। ठीक है, तो दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो ए और बी में वर्क कर रहे हैं। तो मेरे पास दो डेटा आइटम्स हैं, एक है ए एक है बी। ठीक है, तो ए में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, ए में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, इनिशियल रीड कर रहा है T1। बी में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1। ठीक है ना, बी में भी इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं हम लोग, ए में भी इनिशियल रीड T1 कर रहा है, बी में भी इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1 ही कर रहा है। अगर हम S2 की बात करें तो S2 में भी A में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1, और B में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1। क्लियर है, तो यहां पर भी क्या आएगा, ये S1 का लिखा हमने, ये S2 का लिख रहे हैं। तो A में यहां भी T1 कर रहा है, यहां भी क्या कर रहा है, T1 ही परफॉर्म कर रहा है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देख रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है और उसको कौन कर रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है, मतलब ये कुछ डेटा आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और जिसको क्या कर रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये रीड कर रहा है। तो ए में देखिए ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है। तो T1 राइट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, T2 उसको रीड कर रहा है, किसमें, ए में। ठीक है, अगर बी में भी देखें तो बी में भी क्या कर रहा है, T1 राइट कर रहा है, T2 क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है। तो बी में भी क्या है कि T1 राइट कर रहा है, फिर T2 को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो ये सेम कॉम्बिनेशन इसमें भी होना चाहिए। देखिए यहां पर भी क्या कर रहा है, ए को कौन राइट कर रहा है, T1, फिर उसको कौन रीड कर रहा है, T2। ठीक है, तो यहां पर भी ए में कौन कर रहा है, पहले T1 राइट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, T2 उसको रीड कर रहा है। बी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, ये राइट कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो बी में भी क्या कर रहा है, पहले T1 राइट कर रहा है, फिर T2 क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब मैं थर्ड कंडीशन देख रहा हूं। थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, कि फाइनल राइट जो भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फाइनल राइट जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है वही ट्रांजेक्शन क्या होगा, इसमें भी फाइनल राइट परफॉर्म करना चाहिए। क्लियर है, तो फाइनल राइट हम देखें तो ए में फाइनल राइट कौन कर रहा है, ये राइट कर रहा है, फिर ये रीड कर रहा है, ये फाइनल राइट कर रहा है, उसके बाद कोई भी रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल राइट कौन कर रहा है, T2 कर रहा है। ठीक है, बी में फाइनल राइट कौन कर रहा है, तो यहाँ ये राइट कर रहा है, फिर इसको रीड कर रहा है, यहाँ पे फाइनल राइट हो रहा है। तो T2 क्या कर रहा है, ए और बी दोनों में क्या कर रहा है, फाइनल राइट कौन परफॉर्म कर रहा है, T2 परफॉर्म कर रहा है। तो S2 शेड्यूल में भी अगर हम देखें तो ए में क्या है, फाइनल राइट कौन परफॉर्म कर रहा है, T2, और बी में भी फाइनल राइट कौन परफॉर्म कर रहा है, T2। ठीक है, तो ए और बी में फाइनल राइट, इसमें भी कौन परफॉर्म कर रहा है, T2। ठीक है, तो मेरे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि जो इनिशियल रेट कर रहा है जो ट्रांजेक्शन, वहां पे भी वही ट्रांजेक्शन इनिशियल रेट परफॉर्म करे। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई राइट कर रहा है और उसके बाद कोई उसको रीड कर रहा है, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू रीड कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही वो इंटरमीडिएट वैल्यू रीड करे। ठीक है, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है, दूसरा रीड कर रहा है, तो यहाँ भी वही राइट करेगा, उसी वैल्यू को ये क्या करेगा, रीड करेगा। और थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है कि फाइनल राइट जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है शेड्यूल S1 में, वही आपका क्या करेगा, T2 में भी क्या होगा, वही आपका फाइनल राइट परफॉर्म करेगा।
ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन मेरी क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। दैट मींस आई कैन से S1 and S2 are S1 and S2 are view equivalent schedules. View equivalent schedules. Clear? So S1 and S2 are view equivalent schedules if and only if all the three conditions hold. First condition is the transaction which reads the initial value of Q in schedule S1 is the same transaction which reads the initial value of Q in S2. ठीक है. Second condition is if transaction which if for every pair of transactions Ti and Tj, if Tj reads the value produced by Ti, then in schedule S2 the same transaction Tj reads the initial value, reads the value which is produced by Ti. ठीक है. And third is the transaction which writes the final value of Q in schedule S1 is the same transaction which writes the final value of Q in S2. ठीक है. तो ये तीन कंडीशन मेरी अगर सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलूंगा कि वो दो शेड्यूल मेरे क्या हो जाएंगे, व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स हो जाएंगे. क्लियर? फिर न्यू डेफिनेशन हम लिखते हैं, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सीरियलाइजेबल शेड्यूल. सीरियलाइजेबल शेड्यूल में हमने एक पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, एक हमने पढ़ा था, एक हमें पढ़ना है व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है कि अ शेड्यूल एस is called view serializable schedule. A schedule S is called view serializable schedule if it is view equivalent to a serial schedule. Clear? If it is view equivalent to a serial schedule. तो ये जो शेड्यूल है इसका एक व्यू इक्विवेलेंट मैंने सीरियल शेड्यूल कर दिया है. ये T1 फॉलोड बाय T2. तो T1 फॉलोड बाय T2 क्या है मेरा व्यू, ये मेरा क्या है सीरियल शेड्यूल है. और इसको मैंने क्या किया, व्यू इक्विवेलेंट निकाला है कि ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट हैं. दैट मींस S1 is an view serializable schedule because it is view equivalent to a serial schedule T1 followed by T2. Clear? S1 is called view serializable schedule because it is view equivalent to a serial schedule T1 followed by T2. Clear? Clear? उसके बाद एक डेफिनेशन और लिखेंगे आप, या एक नोट लिखेंगे. नोट ये लिखेंगे, सर सर लाइट चालू करो ना, लाइट चालू करो. यस सर. रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, ये चालू कर दिया मैंने. ठीक है, अब नोट लिखते हैं. नोट में लिखेंगे every conflict serializable schedule, every conflict serializable schedule is also view serializable, but vice versa is not always true. Vice versa is not always true. इसका क्या मतलब है कि जो भी conflict serializable schedule है वो view serializable schedule होंगे. ठीक है. So every conflict serializable schedule is also view serializable, but every view serializable schedule is not conflict serializable. Clear? Clear? तो अब पहला नोट हमने लिखा कि every conflict serializable schedule is also view serializable. अब सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि एवरी व्यू serializable schedule, every view serializable schedule which is not conflict serializable, which is not conflict serializable, always contains blind writes. Always contains blind writes. ठीक है. तो ये सेकंड पॉइंट हम देखेंगे अभी. उससे पहले देखते हैं पहला पॉइंट. पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट serializable schedule is also view serializable. ठीक है. इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये व्यू serializable है. क्यों? क्योंकि इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल T1 फॉलोड बाय T2. अब चेक करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट serializable है कि नहीं. तो कॉन्फ्लिक्ट serializable के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा
कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को स्वैप करके और मुझे सीरियल शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये रीड है, ये राइट है, मैं इन दोनों को स्वैप कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी ए में राइट कर रहा है, ये भी ए में रीड कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। एक जगह भी राइट आ गया मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो गया सेम डेटा आइटम में। अब मैं देखता हूं कि ये रीड भी है और ये राइट ऑफ ए है, दोनों अलग अलग डेटा आइटम है, मैं इनको ऊपर ले जा सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं कि ये रीड है, ये रीड है, रीड रीड मेरा वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, ये मेरा इसके भी ऊपर चला जाएगा। फिर मैं देखता हूं राइट ऑफ बी है, राइट ऑफ ए है। ठीक है, दोनों अलग अलग डेटा आइटम है, मतलब मैं इनको स्वैप कर सकता हूं। फिर राइट ऑफ बी है, रीड ऑफ ए है, अलग अलग डेटा आइटम है, मैं इनको भी स्वैप कर सकता हूं। मतलब ये तीनों इंस्ट्रक्शन को मैं क्या कर सकता हूं, इससे पहले ले जा सकता हूं, इनसे पहले ले जा सकता हूं। मतलब मैं ये तीनों इंस्ट्रक्शन को इनसे पहले ले जाके सीरियल शेड्यूल फॉर्म कर लिया मैंने। सीरियल शेड्यूल फॉर्म हो गया, मतलब दिस शेड्यूल इज आल्सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। क्लियर है? अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हैं उसका अगर आप व्यू इक्विवेलेंट निकाल के देखें तो कोई ना कोई सीरियल शेड्यूल आपको मिल ही जाएगा। क्लियर है? सो एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज आल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, बट every view serializable schedule is not conflict serializable। अब उसका एग्जांपल देखते हैं कि every view serializable schedule is not conflict फोटो भेज दीजिए। हाँ, कोई डाउट था? सर फोटो भेज दीजिए। फोटो मैं तो मिटा दिया इसका। सर ये नोट का भेज दीजिए। चलिए नोट का भेज देता हूँ मैं फोटो आप लोगों को। वैसे सारे नोट्स मैंने पहले ही आप लोगों को मेल किए हुए हैं, उसमें भी यही पॉइंट्स लिखे होंगे, आप देखें अगर तो। चलिए इसको बाद में मिटाते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं दो शेड्यूल लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं S1, एक लिख रहा हूं मैं S2। ठीक है, S1 कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रांजैक्शंस T1, T2 एंड T3। क्लियर है? अब इसमें क्या हो रहा है, मैं एक और काम कर लेता हूं आपको ढंग से देखने के लिए, मैं थोड़ा टेबल बना लेता हूं। इसने परफॉर्म किया रीड ऑफ ए, उसके बाद इसने परफॉर्म किया राइट ऑफ ए, इसके बाद इसने परफॉर्म किया राइट ऑफ ए, उसके बाद इसने परफॉर्म किया राइट ऑफ ए। ठीक है, मतलब पहले ट्रांजैक्शन ने रीड किया, दूसरे ट्रांजैक्शन ने राइट किया, फिर तीसरे पहले ट्रांजैक्शन ने वापस क्या किया, राइट किया, फिर तीसरे ने क्या किया, वापस राइट किया। ठीक है, और मैं दूसरा शेड्यूल लिख रहा हूं विच इज सीरियल शेड्यूल T1, T2 एंड T3। इसने रीड परफॉर्म किया, राइट परफॉर्म किया, उसके बाद ये राइट कर रहा है और आखिरी में ये राइट कर रहा है। क्लियर है? अब सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूं कि ये मेरा शेड्यूल जो है, ये मेरा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो T1 को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराना है, या तो T2 को पहले एग्जीक्यूट कराना है, या तो T3 को पहले एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि T1 सबसे पहले एग्जीक्यूट करे, मतलब इस राइट को इस राइट के पहले ले जाना पड़ेगा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और दोनों के दोनों कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है क्योंकि दोनों एक ही डेटा आइटम में वर्क कर रहे हैं। मैं इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकता, मतलब T1 सबसे पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि T2 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे ये राइट है, यहाँ पे ये रीड है, ये रीड राइट मेरा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, इसको भी मैं इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। क्लियर है? तो T2 भी सबसे पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब मैं चाहता हूं कि T3 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, तो ये राइट है और ये राइट है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट हो गया मेरा, मैं इनको भी स्वैप नहीं कर सकता, इसको भी मैं पहले एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। तो ये मेरा जो शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। दिस शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू एनी सीरियल शेड्यूल। क्लियर है? अब मैं चेक करता हूं कि ये मेरा व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं कि इसमें इनिशियल रीड कौन कर रहा है। तो पहली कंडीशन जो है वो है इनिशियल रीड की। तो इनिशियल रीड कौन परफॉर्म कर रहा है? ए में एक ही डेटा आइटम मेरे पास, वो है ए। तो ए में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, सॉरी S1 में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, वो कर रहा है T1। इसमें S1 में S2 में अगर देखें तो S2 में भी इनिशियल रीड कौन कर रहा है,
T1 ही कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं व्यू इक्विवेलेंट प्रूफ करूं, अगर ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो ये मेरा व्यू स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि इनिशियल रीड कौन कर रहा है, तो दोनों में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T1 कर रहा है। सेकंड हम देखते हैं कि अगर किसी ने राइट किया है, उसको वैल्यू रीड कर रहा है, तो राइट करने के बाद तो कोई रीड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसने राइट किया, उसके बाद राइट किया, उसके बाद इसने राइट किया, किसी ने रीड किया ही नहीं, तो सेकंड कंडीशन मेरी वैसे ही सेटिस्फाइड हो गई कि अगर कोई राइट कर रहा है, उसको कोई रीड कर रहा है, तो यहाँ पे वही कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। तो यहाँ अगर कोई राइट कर रहा है तो उसको कोई रीड कर ही नहीं रहा है, क्लियर है। तो सेकंड कंडीशन मेरी ऑलरेडी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है मेरा कि फाइनल राइट कौन कर रहा है, ठीक है। तो फाइनल राइट S1 में अगर मैं देखूं तो S1 में फाइनल राइट कौन कर रहा है, T3। S2 में अगर मैं देखूं फाइनल राइट कौन कर रहा है, तो वो है T3, ठीक है। देखिए ये फाइनल राइट है और ये फाइनल राइट है, क्लियर है। तो S1 एंड S2 में दोनों में फाइनल राइट कौन परफॉर्म कर रहा है, T3 परफॉर्म कर रहा है। दैट मींस दिस शेड्यूल इज view serializable schedule. The schedule S1 is view serializable schedule because it is view equivalent to a serial schedule T1 followed by T2 followed by T3. Clear? Now this schedule is not a conflict serializable schedule, but this schedule is a view serializable schedule. तो अब हमने जो नोट लिखा है, हमने नोट क्या लिखा है, every view serializable schedule which is not conflict serializable always contains blind writes. What is blind writes? Blind writes means write without read, ठीक है, write without read। मैं राइट कर रहा हूं बिना रीड किए, यहां पे देखिए राइट है, यहां भी देखिए राइट है, यहां पे भी राइट है, यहां पे भी राइट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वैल्यू रीड कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, राइट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कंडीशन को बोलते हैं हम ब्लाइंड राइट्स, क्लियर है। तो जिस भी शेड्यूल में ब्लाइंड होंगे, ठीक है, तो वो व्यू serializable हो भी सकता है, वो शेड्यूल व्यू serializable नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लाइंड राइट्स हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लाइंड राइट्स हैं तो मैं उनको स्वैप कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है। मैं स्वैप नहीं कर सकता, मतलब मैं उसका कोई इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट में नहीं निकाल सकता, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्यू serializability। व्यू serializability में हमें दो टर्म पढ़ना था, एक पढ़ना था व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स। तो व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल जो हम निकालते हैं वो जरूरी नहीं है कि सीरियल शेड्यूल ही मिले, व्यू इक्विवेलेंट में हमें नॉन सीरियल भी मिल सकता है, कॉन्करेंट शेड्यूल भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हमेशा सीरियल शेड्यूल। क्यों? क्योंकि सीरियल शेड्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो मैं ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल को अलाउ करूंगा जिसका इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। अगर किसी कॉन्करेंट शेड्यूल का इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, दैट मींस वो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करेगा, क्लियर है। दैट मींस every serializable schedule is also preserves the consistency of the database, ठीक है। तो serializable schedule में हमने 3 पॉइंट लिखा था। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि a schedule S is called serializable schedule if it is equivalent to a serial schedule, ठीक है। अब उसमें दो टाइप पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने conflict serializable, दूसरा हमने पढ़ा view serializable। So a schedule S is called conflict serializable schedule if it is conflict equivalent to a serial schedule, and a schedule is called view serializable if it is view equivalent to a serial schedule, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट वही था कि अगर n ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी शेड्यूल में तो उसके मोर देन फैक्टोरियल n पॉसिबल सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो सकते हैं, क्लियर है। और थर्ड जो है वो क्या है कि serializable schedule always preserves the consistency of the database, ठीक है। अगर कोई शेड्यूल मेरा serializable शेड्यूल है, इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करेगा, क्लियर है। तो इसका भी मैं फोटो खींच के डाल देता हूं आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल मतलब हमें क्या करना है, ऐसे शेड्यूल जो रिकवर कर सकें डेटाबेस को। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देखते हैं एक शेड्यूल। अगर मेरे पास एक शेड्यूल है S1 विथ 2 ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2। ठीक है, कंसीडर अ शेड्यूल S1 विथ 2 ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2। अब T1 में उसने क्या परफॉर्म किया, उसने परफॉर्म किया रीड राइट, इसमें डेटा आइटम ए में, इसने डेटा आइटम में ए में रीड एंड राइट परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, कॉन्करेंट शेड्यूल बना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और T2 ने क्या किया, रीड परफॉर्म किया। क्लियर है, इसने ए में रीड किया, ए में राइट किया, फिर उसको उसने क्या किया, T2 ने क्या किया, रीड परफॉर्म किया। रीड परफॉर्म करने के बाद ये क्या कर रहा है, कर दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, इसने परफॉर्म किया रीड एंड राइट किसमें, बी में। ठीक है, और उसके बाद मेरा क्या होता है, फेलर ऑकर हो जाता है। फेलर ऑकर होने के बाद क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा रोल बैक। क्लियर, अब ये रोल बैक हो गया, मतलब इसने पूरे के पूरे चेंजेस को मुझे अंडन करना है। ठीक है, पूरे पूरे चेंजेस मतलब इसने ए में भी रीड राइट परफॉर्म किया, इसने बी में भी रीड राइट परफॉर्म किया है, तो पूरा ए की भी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, बी की भी इनिशियल वैल्यू हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये जो ट्रांजैक्शन है T2 जो है वो T1 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि ये राइट करके दे रहा था, तभी ये क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है। सो T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, तो T2 को मुझे क्या करना है, रोल बैक कर देना चाहिए। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो मेरा कमिट होके जा चुका है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन मेरा क्या हो गया, कमिट होके चला गया, तो मैं इसको रोल बैक कर सकता हूं क्या, मैं इसको रोल बैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी कमिट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। नॉन रिकवरेबल शेड्यूल, ऐसा शेड्यूल जिसको मैं रिकवर नहीं कर सकता। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि ये 50 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट ए टू अकाउंट बी में, तो उसने ए को रीड किया, ए में माइनस किया, फिर राइट किया। इतने में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, T2 आया, उसने बैलेंस रीड किया। ठीक है, बैलेंस रीड किया, फिर उसको इनसफिशिएंट बैलेंस मिला, ट्रांजैक्शन करने लायक नहीं मिला, तो क्या किया, कमिट करके चला गया। ठीक है, लेट्स सपोज ए की वैल्यू थी मेरे पास 1000, इसने क्या किया, ए में से 1000 माइनस कर दिया, तो ए की वैल्यू हो गई 0। इसने राइट परफॉर्म कर दिया, तो एक वैल्यू हो गई 0। तो जब ये वैल्यू रीड करेगा तो ए की वैल्यू क्या करेगा, ये 0 रीड करेगा। तो इसके पास बैलेंस है ही नहीं निकालने के लिए, तो ये क्या किया, कमिट करके चला गया, तो मेरे पास बैलेंस नहीं है। इसी बीच में क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फिर से हुई, बी की वैल्यू इसने रीड किया, तो बी की वैल्यू 2000 थी, इसने क्या कर दिया, बी की वैल्यू को 3000 कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने 100 माइनस किया, तो 100 प्लस करेगा। प्लस करने के बाद जब ये ट्रांजैक्शन कमिट कर रहा था, उससे पहले फेल्ड ऑकर हो गया, फेलर ऑकर हो गया, तो क्या करेगा, रोल बैक करेगा। जब रोल बैक करेगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, वापस 1000, बी की वैल्यू क्या होगी, वापस 2000, टू इंश्योर द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। अब ए की वैल्यू 1000 है, मतलब ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता था, ये पैसा निकाल सकता था, लेकिन चूंकि ये कमिट होके चला गया, तो ये मेरा रिकवर नहीं कर सकता मैं। ठीक है, इसको मैं रिकवर नहीं कर सकता कि आप वापस आइए और अपना ट्रांजैक्शन कीजिए, वो तो चला गया, ट्रांजैक्शन करके चला गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे शेड्यूल जो रिकवर कर सकें। सो अ शेड्यूल एस इज कॉल्ड recoverable schedule if for every pair of transactions Pi and Tj, if Tj reads
TJ reads a value of Q, TJ reads a value of Q which TI writes, then if TJ reads a value of Q which TI writes, then the commit operation of TI must appear before the commit operation of TJ. ठीक है, that means in a schedule where for every pair of transactions Ti and Tj, if Tj reads a value which Ti writes, ये read कर रहा है, ये write कर रहा है, then the commit operation of Ti, that means this is C1, must appear before the commit operation of Tj. मतलब पहले C1 का कमिट होगा, मतलब पहले ट्रांजैक्शन T1 कमिट होगा, फिर ट्रांजैक्शन T2 कमिट होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिकवरेबल शेड्यूल। क्लियर? अदरवाइज इट इज नॉट अ रिकवरेबल शेड्यूल, इट इज नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, अब रिकवर कैसे कर सकता है? रिकवर करने के लिए क्या है कि ये मेरा कमिट हुआ, उसके बाद मैं इसको कमिट कर रहा हूं, अगर इसमें फेलियर ऑकर हुआ तो इसको तो मेरे को रोल बैक करना ही है। सिंस T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, मुझे इसको भी क्या करना है, रोल बैक कर देना है। ठीक है, तो T2 को भी मुझे क्या करना है, रोल बैक कर देना है। तो मैं इसको भी रोल बैक कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा कमिट अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये कमिट नहीं हुआ है तो मैं इसको रोल बैक कर सकता हूं, रोल बैक करके इसको फिर से स्टार्ट करा सकता हूं कि आप फिर से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कीजिए। क्लियर है? तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, जो दूसरा ट्रांजैक्शन उसको प्रोड्यूस करके दे रहा है वैल्यू, तो जो प्रोड्यूसर है वो पहले कमिट होना चाहिए और जो रीडर है वो बाद में कमिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिकवरेबल शेड्यूल। क्लियर है? डाउट है किसी को? फोटो खींच के भेजूं मैं इसका भी? चलिए अब इसके बाद देखते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल। ठीक है, कैस्केडलेस शेड्यूल। तो उसके लिए देखते हैं फिर से एक एग्जांपल, S2 शेड्यूल लेते हैं। इसमें 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2, T3। अब सपोज करो ये रीड और राइट परफॉर्म किया, उसके बाद इसने रीड राइट परफॉर्म किया, उसके बाद इसने रीड राइट परफॉर्म किया। क्लियर है? इसने रीड राइट परफॉर्म किया, इसने रीड राइट परफॉर्म किया, इसने रीड राइट परफॉर्म किया। ठीक है, और चूंकि ये ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है, फिर ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, तो मुझे रिकवरेबल शेड्यूल चाहिए। तो मेरा पहले ये ट्रांजैक्शन कमिट होना चाहिए, फिर ये कमिट होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ कमिट कर दूंगा इसको तो ये मेरा इररिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा, नॉन रिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा। फिर सिमिलरली ये राइट करके दे रहा है, फिर उसको ये रीड कर रहा है। ठीक है, ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, तो ये पहले कमिट होना चाहिए, फिर ये कमिट होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ राइट होने के बाद अब ये हो रहा है कमिट C1, फिर ये होगा कमिट C2, उसके बाद ये होगा कमिट C3। ठीक है, ये कमिट हो रहा है, फिर ये कमिट हो रहा है, फिर ये कमिट हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिकवरेबल शेड्यूल हो गया। क्योंकि अगर मेरा यहां फेलर आकर होगा, सपोज करो ये C1 है, उसके बाद C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो इसमें रीड राइट परफॉर्म किया, रीड राइट परफॉर्म करते ही यहाँ पे मेरा फेलर ऑकर हो गया। तो अभी तक तो T2 एंड T3 सीन में ही नहीं आया है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी को रोल बैक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे यहाँ पर फेलर ऑकर हुआ, ठीक है, तो इसने राइट किया, इसने रीड किया है, उसके बाद ये राइट किया है, उसके बाद कुछ और परफॉर्म कर रहा था, फेलर ऑकर हुआ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी को रोल बैक करना है और किसी को रोल बैक करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने राइट किया, फिर इसने रीड किया, फिर इसने राइट परफॉर्म किया है। यहाँ पे राइट करते ही मेरा क्या हो गया, फेलर ऑकर हो गया। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ T3 को ही क्या करना है, रोल बैक करना है, और किसी को रोल बैक नहीं करना है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो कि T1, T2, T3 के दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, T1 के पास आया, ये कमिट परफॉर्म कर रहा है, इस राइट के बाद ये कमिट परफॉर्म कर रहा है, यहां पे मेरा क्या हो गया, फेलर ऑकर हो गया कमिट से पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन मेरा क्या होगा, रोल बैक होगा। ठीक है, सिंस T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू राइट की थी और उसने रीड कर ली थी। ठीक है, इसने रीड कर ली थी, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे रिकवरेबल शेड्यूल चाहिए, मुझे रिकवर करना है उसको, तो उसको रोल बैक करना पड़ेगा। अब इसके रोल बैक पर मुझे इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने राइट किया था, इसने रीड किया था, तो मुझे ये भी रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस फिनोमिनन वेयर वन ट्रांजेक्शन लीड्स टू मैनी ट्रांजेक्शंस, rolling back many transaction is known as cascading rollback. Cascading rollback. क्लियर है? कैस्केडिंग रोलबैक मींस एक ट्रांजैक्शन रोलबैक हुआ, दूसरा भी ट्रांजैक्शन रोलबैक करना पड़ा, तीसरा ट्रांजैक्शन भी रोलबैक करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि T1 पे T2 डिपेंडेंट था, इसको भी रोलबैक करना पड़ा, T2 पे T3 डिपेंडेंट था, इसको भी रोलबैक करना पड़ा, T3 पे अगर T4 भी अगर डिपेंडेंट होता तो वो भी मुझे रोल बैक करना पड़ता। अगर वो कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर चुका होता, इसके राइट के बाद रीड कर चुका होता या राइट कर चुका होता, तो मुझे उसको भी क्या करना पड़ता, रोल बैक करना पड़ता। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम इस रिकवरेबल को हटा देते हैं, हम लिखते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल। क्लियर है, कैस्केडलेस शेड्यूल। तो मुझे चाहिए कैस्केडलेस शेड्यूल, मतलब जिसमें मेरे पास कैस्केडिंग रोलबैक ना हो। ठीक है, ऐसे शेड्यूल जिसमें कैस्केडिंग रोलबैक ना हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, अ शेड्यूल एस इज कॉल्ड कैस्केडलेस शेड्यूल। अ शेड्यूल एस इज कॉल्ड कैस्केडलेस शेड्यूल if for every pair of transactions Ti and Tj, if Tj reads a value of Q which Ti writes, then the commit operation of Ti must appear before the read operation of Tj। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है, यहां पर जो कमिट था, कमिट की जगह मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिखना है रीड ऑपरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस Ti and Tj, if Tj reads a value of A which Ti writes, ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है, दैट मींस कि इसके रीड के पहले ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए कमिट। ठीक है, ये कमिट हो जाना चाहिए। सिमिलरली ये रीड कर रहा है, जो ये राइट करके दे रहा है, तो इसके रीड के पहले क्या हो जाना चाहिए, ये कमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो C1 है और ये जो C2 है, ये कहां होना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मेरा यहाँ पे फेलर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी को रोल बैक करना है, ये तो अभी डिपेंडेंट हुआ ही नहीं है, ये तो अभी आया ही नहीं है सीन में ही। ठीक है, तो मुझे इसके फेलर पे सिर्फ इसी को रोल बैक करना है, इसके फेलर पे भी सिर्फ इसी को रोल बैक करना है, इसके फेलर पे भी सिर्फ इसी को ही रोल बैक करना है, कहीं भी मेरे को कैस्केडिंग रोल बैक नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो कैस्केडलेस शेड्यूल के लिए क्या है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस Ti and Tj, if Tj reads a value of Q which Ti writes, the commit operation of Ti must appear before the read operation of Tj। ठीक है, तो इसके रीड से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट परफॉर्म, सॉरी कमिट परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो दिस इज कैस्केडलेस शेड्यूल। ठीक है, अब कैस्केडलेस शेड्यूल के बाद एक नोट और लिखेंगे, इसको मिटाऊं, किसका फोटो भेज दिया हमें ना, फिर से एक नोट लिखेंगे। नोट ये है, एवरी कैस्केडलेस शेड्यूल, every cascadeless schedule is also recoverable schedule।
but vice versa is not always true. Clear है? So every cascadeless schedule is also recoverable schedule. क्यों recoverable? क्योंकि recoverable के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ये रीड कर रहा है जो ये राइट करके दे रहा है, ठीक है, ये रीड कर रहा है जो राइट करके दे रहा है, तो पहले ये कमिट होना चाहिए, फिर ये कमिट होना चाहिए। यहाँ देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C2 के पहले ही C1 हो रहा है, ठीक है। कैस्केडलेस के शेड्यूल की कंडीशन ये है कि इसके रीड के पहले C1 हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके रीड के पहले ये कमिट हो जाना चाहिए। रिकवरेबल कंडीशन क्या है कि इसके कमिट के पहले ये कमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके कमिट से पहले ये मैं रीड परफॉर्म कर रहा हूं, इसके रीड के पहले ही C1 हो जा रहा है, मतलब एवरी कैस्केडलेस शेड्यूल इज आल्सो रिकवरेबल शेड्यूल। अगर कोई कैस्केडलेस शेड्यूल मिलता है तो डेफिनेटली वो रिकवरेबल शेड्यूल भी है, ठीक है। बट एवरी रिकवरेबल शेड्यूल इज नॉट कैस्केडलेस शेड्यूल। वो एग्जांपल हमने अभी भी देख लिया कि उसको हमने पहले रिकवरेबल शेड्यूल बनाया था, इसको C1 C2 C3 किया था, लेकिन अगर फेलियर ऑकर हो रहा था तो कैस्केडिंग रोलबैक हो रहे थे, ठीक है। ये कैस्केडिंग रोलबैक कंडीशन आ रही थी, मतलब मुझे इस कंडीशन को हटाना है। इस कंडीशन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C2 के पहले C1 करने के बजाय इसके रीड के पहले ही मुझे क्या करना है, उसको कमिट कर देना है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? फोटो खींच के डाल रहा हूं उसका भी मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, तो अब मैं पहले बता दूं आपको, नॉन सीरियल मतलब जो सीरियल नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर मेरा कॉन्करेंट शेड्यूल है तो इसके अंदर आधे तो मेरे आएंगे सीरियल शेड्यूल और आधे आएंगे नॉन सीरियल शेड्यूल। क्लियर है? क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि जैसा जैसा टाइम स्लाइस मिल रहा है वैसे वैसे एग्जीक्यूट करें। हो सकता है कि पूरा का पूरा टाइम स्लाइस T1 को मिल जाए, वो पूरे के पूरे ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, उसके बाद T2 परफॉर्म करे। ठीक है, तो कॉन्करेंट के अंदर सीरियल भी आता है और नॉन सीरियल भी आता है। नॉन सीरियल मतलब जो सीरियल नहीं है। ठीक है, अब नॉन सीरियल के अंदर मेरा क्या आएगा, सीरियलाइजेबल आएगा। ठीक है, नॉन सीरियल के अंदर क्या आएगा, मेरा आधा पोर्शन जो आएगा वो आएगा सीरियलाइजेबल। क्लियर है? मतलब ऐसा शेड्यूल जिसका इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, ऐसा नॉन सीरियल शेड्यूल जिसका इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है कि इसमें एक के बाद एक एग्जीक्यूट करते हैं। शेड्यूल इज कॉल्ड सीरियल शेड्यूल फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस Ti and Tj if it is executed serially, T1 and T2, मतलब वन आफ्टर द अदर, T1 फॉलोड बाय T2 या तो फिर T2 फॉलोड बाय T1। और इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू टाइम स्लाइस, और इसकी डेफिनेशन में लिखा था इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। सो इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था कि अगर n ट्रांजैक्शन है तो यहां पे मुझे फैक्टोरियल एंड पॉसिबल सीरियल शेड्यूल मिलेंगे। यहां मोर देन फैक्टोरियल n, यहां पर भी मोर देन फैक्टोरियल n। क्लियर है? थर्ड हमने देखा था कि ऑलवेज प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये क्या है, समटाइम्स डज नॉट प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी, और ये क्या था, ऑलवेज प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी।
तो थर्ड पॉइंट जो हमारा था कि ये हमेशा प्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमेशा प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन ये कभी प्रिजर्व कर रहा है, कभी प्रिजर्व नहीं कर रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि सीरियल शेड्यूल इज ऑलवेज रिकवरेबल शेड्यूल, क्योंकि अगर एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा कोई नॉन रिकवरेबल की कंडीशन ही नहीं आएगी। अगर कोई फेलर हुआ तो मैं उसी को रोल बैक करूंगा, दूसरा ट्रांजैक्शन तो डिपेंडेंट हुआ ही नहीं उसके ऊपर अभी तक। ठीक है। सो सीरियल शेड्यूल इज ऑलवेज रिकवरेबल शेड्यूल। ये क्या होगा मेरा, समटाइम्स रिकवरेबल। ठीक है, ये समटाइम्स रिकवरेबल, समटाइम्स नॉन रिकवरेबल। ठीक है, कि कभी आपको रिकवरेबल मिल सकता है, कभी आपको नॉन रिकवरेबल भी मिल सकता है। क्लियर है। ये भी मुझे क्या मिलेगा, कभी रिकवरेबल कभी नॉन रिकवरेबल मिलेगा। क्लियर है, मतलब समटाइम्स रिकवरेबल, समटाइम्स नॉन रिकवरेबल। सिमिलरली this schedule is always a cascadeless schedule. Serial schedules are always cascadeless schedule. Why? Because they are executed serially, one after the other. पहला commit होगा तभी दूसरा चालू होगा, दूसरा commit होगा तब तीसरा चालू होगा। तो हमेशा इसमें cascading rollback नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये हमेशा cascadeless मिले, जरूरी नहीं है। तो sometimes cascadeless, ये भी sometimes cascadeless, sometimes not। ठीक है। 5 पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। क्लियर है, क्लियर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके, डिफरेंस बिटवीन सीरियल, नॉन सीरियल एंड कैस्केडलेस, सॉरी सीरियलाइजेबल शेड्यूल। चलिए, इसका भी फोटो मैंने डाल दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके गेट में भी काम आएगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्टिबिलिटी ऑफ ए शेड्यूल। टेस्ट फॉर conflict serializability of a schedule। ठीक है, टेस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्टिबिलिटी ऑफ अ शेड्यूल मतलब आपको क्या दिया है, आपको एक शेड्यूल दिया है। ठीक है, आपको एक शेड्यूल दिया रहेगा, शेड्यूल में बताना है कि ये कॉन्फ्लिक्टिबल शेड्यूल है या नहीं। ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्टिबल शेड्यूल है तो उसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल भी पूछता है कई जगह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक एल्गोरिथम बता रहा हूं। ठीक है, उससे आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप ये है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सॉरी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेटिंग इन अ शेड्यूल, for every transaction participating in a schedule, create a node pi। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि for every transaction participating in a schedule, create a node pi। ठीक है, एक क्या करना है, उसका नोड क्रिएट कर देना है। फिर सेकंड है for every pair of transactions pi and tj, for every pair of transactions pi and tj, if pi executes write of x, then tj executes read of x। ठीक है, ti executes write of x and then tj executes read of x, create a directed edge from pi to tj, create a directed edge from pi to tj। Third step, for every pair of transactions pi and tj, if pi executes read of x, then tj executes write of x। If ti executes read of x, then tj executes write of x, create a directed edge from pi to tj। Clear? Fourth point, for every pair of transactions pi and tj, if ti executes write of x, then
tj executes write of x, create a directed edge from ti to tj। क्लियर है? मतलब तीन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन थे मेरे पास। पहला था राइट रीड, दूसरा था रीड राइट, और तीसरा था राइट राइट। ठीक है, तो राइट रीड, रीड राइट, राइट राइट में ऐसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं उसमें मैं क्या करना है, मुझे डायरेक्टेड एज बनाना है टी टू टीजे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, द शेड्यूल एस इज कॉल्ड conflict serializable schedule if and only if the precedence graph is acyclic। If the precedence graph is acyclic, acyclic means साइकिल्स नहीं होने चाहिए उसमें। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, एक एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हैं शेड्यूल में, ठीक है, उन ट्रांजैक्शन का हम क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, डायरेक्टेड एज बनाएंगे, और डायरेक्टेड एज बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स चेक करना है। अगर साइकिल्स हैं मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सेबल नहीं है, और अगर वो असाइक्लिक है इसका मतलब है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सेबल शेड्यूल है। क्लियर है? तो इसका ही फोटो डाल देता हूं, इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। Consider a schedule S1 with two transactions T1 and T2. Read of A is equals to A minus 100, write of A, फिर ये परफॉर्म कर रहा है read of A is equals to A minus 50, write of A, फिर ये परफॉर्म कर रहा है read of B is equals to B plus 100, write of B, फिर ये परफॉर्म कर रहा है read of B is equals to B plus 50, राइट ऑफ बी। ठीक है, ये एक शेड्यूल है, मुझे चेक करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सेबल शेड्यूल है कि नहीं है। तो मैं पहला स्टेप क्या लिख रहा हूं, पहला स्टेप है मेरा कि और एवरी ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेटिंग इन शेड्यूल क्रिएट अ नोड टीआई। तो कितने ट्रांजैक्शन है, दो ट्रांजैक्शन है। तो पहला मैं बनाया T1, दूसरा मैंने बनाया T2। ठीक है, पहले मैंने नोड बनाया T1, दूसरा नोड मैंने बनाया T2। तो दो ट्रांजैक्शन है तो दो नोड बन गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि फॉर एवरी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट, क्रिएट अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम टी टू टीजे। तो मैं पहले चेक करता हूं T1 टू T2। ठीक है, तो T1 से T2 में मैं चेक कर रहा हूं। मेरे पास डेटा आइटम्स दो हैं, एक है A एक है B। तो इसने देखिए रीड परफॉर्म किया है। ठीक है, इसने रीड परफॉर्म किया है A में। ठीक है, उसके बाद T2 में कहीं पर भी राइट परफॉर्म हुआ है क्या A में? तो देखिए ये रीड परफॉर्म कर रहा है, ये राइट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट, इसने रीड परफॉर्म किया, इसने राइट परफॉर्म किया। तो एक डायरेक्टेड एज बनेगी T1 से T2, क्रिएट अ डायरेक्टेड एज, एज का मैंने लेबल कर दिया A ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आइटम A। ठीक है, ठीक है, तो A में मेरा एक बन चुका है, तो मैं A में फिर से चेक नहीं करूंगा। अदरवाइज यहाँ पे राइट रीड में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, राइट राइट में भी कॉन्फ्लिक्ट था, एक भी एज बन गई, छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे भी देखिए रीड ऑफ B हो रहा है, उसके बाद ये राइट ऑफ B कर रहा है। तो रीड के बाद राइट हो रहा है, तो B ऑपरेशन में भी रीड के बाद राइट हो रहा है T1 से T2। हालांकि एक भी एज बन गई तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ पे ये लेबल्स भी नहीं लिखने चाहिए। किसी किसी बुक में लिखा है, ऐसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक भी एज बन गई T1 से T2 तो मुझे छोड़ देना है, क्योंकि एक ही एज पॉसिबल है, एक से ज्यादा एज बना के करेंगे क्या हम।
फिर हम देखते हैं T2 से T1। तो इसने रीड परफॉर्म किया किसमें, डेटा आइटम ए में। इस रीड के बाद T1 में कहीं पे भी राइट ऑफ ए है क्या, नहीं। ठीक है, इस रीड के बाद यहां कहीं पर भी राइट ऑफ ए है क्या, नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसने राइट परफॉर्म किया है, राइट ऑफ ए। इस राइट के बाद कहीं पर भी रीड या राइट परफॉर्म किया गया क्या, ए में नहीं परफॉर्म किया गया। दैट मींस यहां से यहां कोई एज नहीं बनेगी। फिर यहां देखते हैं रीड ऑफ बी। ठीक है, तो रीड ऑफ बी के बाद यहां पर कहीं पे राइट परफॉर्म हुआ है क्या, यहां तो ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गया, तो ये कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो इस रीड के बाद कहीं पे राइट नहीं हो रहा है, इस राइट के बाद भी कहीं पे रीड राइट परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो T2 से T1 एज नहीं बनेगी, T1 से T2 एज नहीं बनेगी। ठीक है, नहीं बनेगी। तो उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट में कि द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल इफ द प्रेसिडेंस ग्राफ इज असाइक्लिक। तो हम देखें इसमें कोई साइकिल्स हैं क्या, इसमें कोई भी साइकिल नहीं है। द प्रेसिडेंस ग्राफ इज असाइक्लिक, दैट मींस दिस शेड्यूल इज conflict serializable schedule. The schedule is conflict serializable schedule. अब अगर पूछता है, ये शेड्यूल पूछा नहीं अभी तक, अगर पूछता है कि इसके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल भी मुझे निकालिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। क्लियर है, इसे मुझे लगाना पड़ेगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट से जो भी सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा वही मेरा सीरियल शेड्यूल का इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम यहां देखते हैं, मेरे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 T2, इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट मुझे क्या मिल रहा है, T1 फॉलोड बाय T2। तो इसका इक्विवेलेंट शेड्यूल जो है वो क्या है, T1 फॉलोड बाय T2। अगर हम यहां देखें तो इस पूरे इंस्ट्रक्शन को इससे पहले मैं ले जा सकता हूं। ठीक है, इसको पूरा का पूरा मैं इसके ऊपर ले जा सकता हूं, इसको नीचे ले जा सकता हूं, मतलब T1 फॉलोड बाय T2 में बना सकता हूं। तो वही मेरा क्या हुआ है, इक्विवेलेंट शेड्यूल यहाँ पे मुझे मिल रहा है। क्लियर है, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, इसमें शेड्यूल में, उनका पहले तो मुझे बनाना है नोड। नोड बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक एक ट्रांजैक्शन का पेयर बनाना है। T1 से T2, अगर 3 ट्रांजैक्शन है तो T1 से T2 फिर T1 से T3 दोनों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो T1 से T2 मैंने चेक किया, इसने रीड परफॉर्म किया है, उसके बाद कहीं पे भी राइट परफॉर्म हुआ है क्या, हुआ है। तो रीड के बाद ये राइट कर रहा है, मतलब T1 से T2 एक एज बनेगी, एक भी एज बन गई मतलब मैं छोड़ दूंगा उसको। ठीक है, अब मैं देखता हूँ T2 से T1, तो इसने रीड परफॉर्म किया है, इसके बाद कहीं पे भी ए में राइट परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं। इसने राइट परफॉर्म किया है, इस राइट के बाद इसमें कहीं पे भी रीड या राइट परफॉर्म किया है क्या, नहीं। इसके भी रीड के बाद रीड राइट परफॉर्म नहीं हुआ है, इसके राइट के बाद भी रीड राइट परफॉर्म नहीं हुआ है। तो T2 से T1 कोई एज नहीं बनेगी। ठीक है, एज नहीं बनेगी, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि साइकिल है कि नहीं। तो ग्राफ इज असाइक्लिक, ग्राफ इज असाइक्लिक मींस if the graph is acyclic the schedule is conflict serializable schedule। ठीक है, अब बोलता है कि इसके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल निकालिए। तो जो प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा उसमें मुझे क्या करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा देना है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, जो भी सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल हो जाएगा। क्लियर है, और अगर ग्राफ में साइकिल होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट serializable शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, तो उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी अगर ग्राफ में अगर साइकिल्स हैं तो उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट में निकाल ही नहीं सकता। क्लियर है, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम में पढ़ा होगा। ठीक है, कि अगर किसी शेड्यूल में अगर मेरे पास साइकिल है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमेशा असाइक्लिक ग्राफ का ही पॉसिबल है। क्लियर है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है, कोर्ट की बुक का ही क्वेश्चन है। कोर्ट की बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कंसीडर अ प्रेसिडेंस ग्राफ विथ 5 ट्रांजैक्शंस T1 T2 T3 T4 T5 with the following precedence graph T1 से T2, T1 से T3, T1 से T4,
T2 से T4, T2 से T3, T3 से T5, T4 से T5। क्लियर है? अब आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है if the schedule is conflictable or not. If it is conflictable, then find all possible serial schedules which is equivalent to this schedule. ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में मुझे एक काम करके दे दिया है। क्या करके दे दिया है? आधा काम मुझे उसने करके दे दिया है। आधा काम क्या करके दिया उसने प्रेसिडेंस ग्राफ बना के मुझे दे दिया है। ठीक है? और प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल भी नहीं है। ठीक है? साइकिल नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सॉल्यूशन में कि द शेड्यूल इज conflicts realizable. The schedule is conflicts realizable schedule because the precedence graph is acyclic. क्लियर है? इसमें कहीं भी साइकिल नहीं है। देखिए T1 से T2, T2 से T3, T4, T1 से T2, T3, T4 है। कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है? साइकिल नहीं बन रहा है मतलब ये मेरा जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है, सॉरी ये शेड्यूल है, ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल है। ठीक है? अब मुझे बोलता है कि इसका अगर इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल निकाल के दिखाइए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें लगाना पड़ेगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं देखिए यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को। टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को या जितने भी नोड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रो में लिखते हैं, एक एक रो में। तो मैंने लिखा T1, T2, T3, T4, T5। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 ही ट्रांजैक्शन है, T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है? 5 ट्रांजैक्शन है तो मैंने 5 लिखा, T1, T2, T3, T4, T5। क्लियर है? अब इन सारे के सारे ट्रांजैक्शन का मैं क्या करूंगा, इन डिग्री लिखूंगा। ठीक है? मुझे क्या लिखना है, इनकी इन डिग्री। तो T1 की इन डिग्री क्या है? इन डिग्री कैसे चलेगा कि जहां पर मेरे पास एरो, जितने एरो आएंगे उतनी इनकी इन डिग्री हो जाएगी। तो T1 में एक भी एरो नहीं है। ठीक है? तो T1 की इन डिग्री क्या होगी, 0। ठीक है? T1 की इन डिग्री क्या होगी, 0। T2 की इन डिग्री क्या है, T1 से T2 एक एज जा रही है तो T1 की इन डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है? T2 की इन डिग्री क्या है, सॉरी T3 की इन डिग्री क्या है, 1 and 2। T1 से भी आ रहा है, T2 से भी आ रहा है, तो T3 की इन डिग्री क्या हो गई, 2। ठीक है? T4 की इन डिग्री क्या है, T2 से भी आ रहा है, T1 से भी आ रहा है, तो इसकी भी इन डिग्री क्या हो गई, 2। ठीक है? T5 की इन डिग्री क्या हो गई, T3 से भी आ रहा है, T4 से भी आ रहा है, तो इसकी भी इन डिग्री हो गई 2। क्लियर है? तो यहां तक हमने लिख लिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनका लिखना है मुझे एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है? एडजेसेंसी लिस्ट मतलब T1 की एडजेसेंसी लिस्ट मतलब T1 से मैं कहां-कहां डायरेक्टली पहुंच सकता हूं। तो T1 से मैं T2, T1 से मैं T3, T1 से मैं T4 पहुंच सकता हूं। तो मैं लिखूंगा T2, T3, T4। क्लियर है? T2, T3, T4। क्यों? क्योंकि डायरेक्टेड एज मेरे पास दी हुई है, T1 से T2, T1 से T3, T1 से T4। अब T2 से देखते हैं तो T2 के एजेंसी लिस्ट में आएगा T3 एंड T4। T3 एंड T4। क्लियर है? फिर मैं T3 का अगर देखूं तो T3 से मैं सिर्फ और सिर्फ T5 ही जा सकता हूं और कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ की एजेंसी लिस्ट में क्या आएगा, T5। T4 में भी देखें तो सिर्फ एक ही है, वो है T5 और कुछ नहीं है। T5 का अगर मैं देखूं तो T5 से मैं कहीं भी नहीं जा सकता, तो हो गया मेरा 5। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबका इन डिग्री लिखा, मैंने उसकी एजेंसी लिस्ट लिखी कि जहां जहां हम पहुंच सकते हैं। तो मैं T2, T3, T4 पहुंच सकता हूं, T1 से, T2 से, T3, T4, T3 से मैं T5, T4 से मैं T5, T5 से मैं कहीं भी नहीं पहुंच सकता, तो मैंने लिखा 5। ठीक है? अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर। ठीक है? तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर लिखना है मुझे।
तो सबसे पहले मैं ऐसा शेड्यूल पिक करूंगा जिसकी इन डिग्री क्या हो 0। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की इन डिग्री 0 नहीं है मतलब उसमें साइकिल है, 100% साइकिल है उसमें। क्लियर है? तो इन डिग्री जिसकी 0 होगी मैं उसको लूंगा, उसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा T1 फॉलोड बाई, अब इसके बाद कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, T1 को मैंने कंसीडर कर लिया है, तो मैं T2, T3 और T4 को मैं क्या करूंगा, उसका काटूंगा, और काटने के बाद उन सबकी इन डिग्री एक एक कम करूंगा। तो T2 की इन डिग्री 1 थी, उसको मैंने 0 कर दिया, T3 की इन डिग्री 2 थी, उसको मैंने 1 कर दिया, T4 की इन डिग्री 2 थी, उसको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्लियर है? तो मैंने T1 को ले लिया, T1 के जितनी भी एडजेंसियल स्ट्रिंग को मैंने काट के उनकी एक एक इन डिग्री क्या कर दी, 0 कर दी, तो एक एक कम कर दी। कम करने के बाद मैं फिर से क्या करूंगा, ऐसे ट्रांजेक्शन को पिक करूंगा जिसकी इन डिग्री 0। तो यहाँ पे मुझे मिला है T2। ठीक है, तो T2 को मैंने ले लिया कि T1 के बाद T2 एग्जीक्यूट होगा। अब T2 के बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो T2 को जैसे मैंने लिया मुझे T3 और T4 काटना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसी लिस्ट में T3 एंड T4 थे, तो इनकी इन डिग्री मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एक एक कम करना पड़ेगा। एक एक कम किया तो मुझे मिल रहा है T3 और T4 में मैंने 1 और 1 को 0 0 कर दिया। ठीक है, अब मुझे फिर से पिक करना है कि जिसका इन डिग्री क्या हो, 0 हो। तो अब मेरे पास दो चॉइस मिल रहे हैं, या तो मैं T3 लूं या तो मैं T4 लूं। ठीक है, या तो मैं T3 लूं या तो मैं T4 लूं। तो मेरे पास दो पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स हैं, एक होगा T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T3, एक होगा T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T4। ठीक है, दो पॉसिबल है। तो मैं पहले लेता हूं इसको लिया तो ये कटेगा, कटने के बाद ये एक और कम हो जाएगा क्योंकि इसकी एजेंसी लिस्ट में T5 है, T5 का एक कम कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मैंने लिया है इसको लेने के बाद मैंने कम किया जो 1 आया, उसके बाद फिर से मैं 0 लूंगा तो इसको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा T4, फिर T4 का लूंगा तो T5 करूंगा, फिर से 0 हो जाएगा, फिर आएगा मेरे पास T5। ठीक है, सो वन ऑफ द सीरियल शेड्यूल इज T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T3 फॉलोड बाय T4 फॉलोड बाय T5। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं T4 को पहले लूं। T4 को अगर मैं पहले लेता हूं तो फिर से ये कम होगा, तो ये कम होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 होगा तो फिर से 0 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे T3 लेना पड़ेगा, फिर T3 काटूंगा तो T5 कटेगा, फिर ये 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा T5। So there are two possible serial schedules. First one is T1 followed by T2 followed by T3 followed by T4 followed by T5. Second one is T1 followed by T2 followed by T4 followed by T3 followed by T5. Clear? So the schedule is conflict serializable schedule. The schedule is conflict serializable schedule. Why? Because the precedence graph is acyclic. ठीक है, तो प्रेसिडेंस ग्राफ इज असाइक्लिक। अब मुझे क्वेश्चन में पूछता है कि इसके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल्स निकालिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना पड़ेगा, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट मैंने लगाया तो मुझे क्या मिला, ये दो पर्टिकुलर शेड्यूल मिले, सीरियल शेड्यूल। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन बनेगा, एक और क्वेश्चन बनाए यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरे पास रखा नहीं हुआ है, एक रैंडमली क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह आता है वो आपको बता देता हूं मैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल्स, और आपको दो शेड्यूल दिया रहेगा S1 एंड S2, और यहां पे दिया होगा R1 ऑफ A कोलन R2 ऑफ A कोलन W1 ऑफ A कोलन W3 ऑफ A, या R3 ऑफ A W3 ऑफ B W3 of B and then W2 of A, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, S2 में भी ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है,
आपको 3 क्वेश्चन पूछता है इसमें। पहला पूछता है क्रिएट ट्रांजैक्शन टेबल फॉर ईच, क्रिएट ट्रांजैक्शन टेबल फॉर ईच। ठीक है, ईच मतलब आपको 2 शेड्यूल दिया रहेगा, मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, आपको 2 शेड्यूल भी दिया रहेगा। आपको पहले क्या करना है, ट्रांजैक्शन टेबल बनानी है। ठीक है, सेकंड चेक करना है आपको, सेकंड चेक करना है कि चेक वेदर द शेड्यूल इज conflict serializable or not. Check whether the schedule is conflict serializable or not. ठीक है, ये थर्ड पॉइंट पूछेगा। सेकंड पॉइंट पूछेगा क्रिएट प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर ईच। ये 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको कि पहला बोलेगा क्रिएट ट्रांजैक्शन टेबल फॉर ईच, तो आपको क्या करना है, शेड्यूल लिखना है यहाँ पर S1 और उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, आप ट्रांजैक्शन कैसे पता चलेंगे, R1 R2 W1 R3 R3 W3, तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3, मैक्सिमम नंबर मेरे 3 हैं, मतलब 3 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन है मतलब T1 T2 T3 मैं पहले लिख दिया। ठीक है, अब मुझे टेबल कंप्लीट करनी है, तो टेबल कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पहले है R1 ऑफ A, तो मैं लिखूंगा R ऑफ A, फिर है R2 ऑफ A, तो सेकंड में लिखूंगा R ऑफ A, फिर लिखा है W1 ऑफ A, तो यहाँ पे आएगा W ऑफ A, फिर है R3 ऑफ A, तो यहाँ पे आएगा R ऑफ A, फिर है R3 ऑफ B, तो यहाँ पे आएगा R ऑफ B, फिर है W3 ऑफ B, तो यहाँ आएगा W ऑफ B, और फिर है W2 ऑफ A, तो यहाँ पे आएगा W ऑफ A। ठीक है, ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिखा था, उसका आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल बनाया। ट्रांजैक्शन टेबल मतलब जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन टेबल बनानी है। क्लियर? फिर दूसरा पूछता है कि क्रिएट प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर ईच, तो अब इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है, तो 3 ट्रांजैक्शन है, तो T1 T2 T3 3 नोट बना लिया मैंने। ठीक है, T1 T2 T3 3 नोट बना लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि T1 से T2 एज जा रही है कि नहीं, तो इसमें रीड ए परफॉर्म किया है, इस रीड के बाद यहाँ कहीं पे भी राइट ऑफ ए क्या है, तो रीड के बाद राइट हो रहा है, मतलब T1 से T2 एक एज बनेगी। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ T1 से T3 एज बनेगी कि नहीं, तो इसने रीड परफॉर्म किया, इसके बाद यहाँ कहीं पे भी राइट ऑफ ए है क्या, नहीं है। इसने राइट परफॉर्म किया है, इस राइट के बाद इसने रीड राइट परफॉर्म किया है क्या, हाँ किया है, इसने राइट किया उसके बाद इसने रीड किया है, तो T1 से एक एज और बनेगी, T1 से T3 भी एक एज बनेगी। क्लियर है? अब T1 से T2 भी एज बना लिए, T1 से T3 भी एज बना लिए, T1 काम करता हूं। अब हम देखते हैं T2 से T1 एज जा रही है, तो इसने रीड परफॉर्म किया, इसने राइट परफॉर्म किया है, रीड के बाद ये राइट परफॉर्म कर रहा है, मतलब T2 से एज बनेगी T1 के लिए। ठीक है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ T2 से T3 एज बनेगी क्या, तो इसने रीड परफॉर्म किया, उसके बाद ए में यहाँ पे कहीं भी राइट है क्या, नहीं है। जब इसने राइट परफॉर्म किया, इसके बाद यहाँ पे T3 में रीड या राइट परफॉर्म है क्या, नहीं है, तो T2 से T3 एज नहीं बनेगी। अब मैं चेक कर रहा हूँ T3 से T1 एज बनेगी क्या, तो इसने रीड परफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे इसने रीड या इसने राइट परफॉर्म किया है क्या, नहीं किया है। इसने रीड ऑफ बी परफॉर्म किया है, यहाँ पे रीड परफॉर्म राइट परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं। इसने राइट परफॉर्म किया है, इसने रीड राइट परफॉर्म किया है क्या बी में, नहीं, तो T3 से T1 भी एज नहीं बनेगी। अब मैं चेक कर रहा हूँ T3 से T2 एज बनेगी क्या, तो यहाँ पे है रीड ऑफ ए, इसके बाद यहाँ पे राइट ऑफ ए, इस रीड के बाद ये राइट परफॉर्म कर रहा है, मतलब T3 से T2 भी एज बनेगी। क्लियर है? तो T3 से T1 भी देख लिया, T3 से T2 भी देख लिया हमने। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया कि दिस इज द प्रेसिडेंस ग्राफ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि चेक वेदर द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट serializable और नॉट। तो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे द शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable, नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable because it contains two cycles है ना, 2 cycles
और साइकिल्स क्या क्या है, T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T1, T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T1। पहला साइकिल मिला। दूसरा साइकिल क्या मिला, T1 फॉलोड बाय T3 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T1। तो T1 से T3 फिर से T2 और फिर से T1। दो साइकिल्स मिल रहे हैं, दो साइकिल्स मिल रहे हैं, मतलब द शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल। क्लियर है? तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल निकालने का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन आता है गेट के एग्जाम में। गेट के एग्जाम में इसके क्वेश्चंस होंगे, आप लोग बना के देखेंगे। नहीं बनेगा तो आप बताएंगे, अदरवाइज आई विल अपलोड अ ऑफलाइन वीडियो। अब किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं क्लास छोड़ दूं। एनी डाउट?